हेलो बच्चों, इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 11th की मैथ्स। 11th की मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो है सेट। सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं और सेट का इंग्लिश में मीनिंग होता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर वस्तुओं का समूह। कलेक्शन वर्ड का यूज आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार किया होगा। इसी तरह सेट वर्ड का भी यूज आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। जैसे बर्तनों के कुछ कलेक्शन को हम लोग डिनर सेट बोल देते हैं, या फिर आपने बैंगल्स के कलेक्शन को बैंगल्स सेट सुना होगा। इसी तरह ज्वेलरी सेट सुना होगा। मतलब सेट भी क्या है, एक कलेक्शन है। तो जो मैथमेटिक्स में हम लोग सेट पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये वही कलेक्शन है? तो ये जो सेट है जो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये नॉर्मल कलेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए देखते हैं जो नॉर्मल कलेक्शन और वो सारे कलेक्शन जिन्हें हम सेट कहेंगे उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए दो लड़के हैं ए और बी, और मैं इन दोनों से अगर ये कहूँ कि आप लोगों को इंडिया के अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनके नाम की एक लिस्ट बनानी है, मतलब उनके नाम का एक कलेक्शन तैयार करना है। तो जिन नामों को ए लिखेगा उन्हीं नामों को बी भी लिखेगा, क्योंकि लिखने तो प्राइम मिनिस्टर्स के ही नाम हैं, तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं उनके नामों के बीच में। ए भी उन्हीं नामों को लिखेगा और बी भी उन्हीं नामों को लिखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ए जिन प्राइम मिनिस्टर का नेम सेकंड नंबर पर लिखे, बी उसे 5th नंबर पे लिख सकता है या 10th नंबर पे लिख सकता है। मतलब लिस्ट में नाम तो वही होंगे लेकिन उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। और अगर कोई एक और भी पर्सन होता और मैं उससे भी अगर कहता कि आपको प्राइम मिनिस्टर्स के नेम लिखने हैं, तो वो भी उन्हीं नामों को ही अपनी लिस्ट में लिखता। मतलब इससे ये समझ में आया कि जो कलेक्शन ए के पास तैयार होगा वही कलेक्शन बी के पास भी होगा, और उन्हीं नामों का कलेक्शन जो तीसरा पर्सन है उसके पास भी होगा। तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सेट। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से कलेक्शन हैं जिन्हें हम सेट नहीं कह सकते। तो अगर मैं ए और बी को अब कह दूं कि आपको 5 सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स के नेम लिखने हैं। अब जब ए लिखेंगे, ए जिनका भी नाम लिखेगा वो ज़रूरी नहीं है कि बी के नामों से मैच हो, ठीक है? क्योंकि ए के अकॉर्डिंग 5 सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स कोई और हो सकते हैं और बी के अकॉर्डिंग उनके नाम अलग हो सकते हैं। और इसी तरह कोई अगर तीसरा पर्सन होगा तो वो भी अपने अकॉर्डिंग 5 सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स के नेम लिख देगा। मतलब यहाँ पर जो सबसे अच्छे वर्ड आ रहा है, बेस्ट वर्ड आ रहा है, उसकी कोई डिफिनीसन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कलेक्शन होगा प्राइम मिनिस्टर्स के नेम का, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, ठीक है? तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कह सकते। मैथमेटिक्स में जो हम सेट पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इस तरह के कलेक्शन का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इस तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। सिर्फ उन्हीं कलेक्शन को हम सेट कहेंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे, ठीक है? तो अब मैं सेट की डिफिनीशन भी आप लोगों को बता देता हूँ। सेट it is a well defined collection of objects। हिंदी में भी लिख देता हूँ, समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं।
मतलब सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो आपकी बुक की जो पहली एक्सरसाइज है उसके पहले क्वेश्चन में हमें इसी बात का पता करना है कि कौन से कलेक्शन सेट कहलाएंगे और कौन से कलेक्शन हैं जिन्हें हम सेट नहीं कह सकते। तो आइए पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेट के बारे में आगे स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। मतलब हमें साल के उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनका नाम जे से शुरू होता है। तो वो कौन कौन से महीने होंगे? जनवरी, जून और जुलाई। इन्हीं 3 महीनों का कलेक्शन बनेगा। तो क्या कोई दूसरा अगर इनका कलेक्शन बनाएगा तो वो कुछ और महीनों के नाम लिखेगा? नहीं, वो भी इन्हीं 3 महीनों के ही नाम लिखेगा। मतलब ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इस कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उसमें जो कलेक्शन गिवन है वो एक सेट है। मैं इस तरह से टिक कर दे रहा हूँ। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उनके नाम का कलेक्शन बनाना है। मतलब हमें जो 10 मोस्ट टैलेंटेड इंडियन राइटर्स हैं उनका नाम लिखना है। तो अब मोस्ट टैलेंटेड की बात है तो मोस्ट टैलेंटेड की कोई डिफिनीशन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड हो सकता है और किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग उसके लिए कोई और टैलेंटेड हो सकता है। तो यहाँ पर जो कलेक्शन बनेगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। ठीक है, इसलिए ये जो कलेक्शन है इसे हम सेट नहीं कह सकते। तो सेकंड नंबर वाला सेट नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के नाम लिखने हैं हमें। तो फिर वही बात, बेस्ट की कोई डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो कलेक्शन होगा ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, क्योंकि किसी की नज़र में कोई और बेस्ट जो बैट्समैन है वो है और किसी की अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट बैट्समैन है। तो ये जो कलेक्शन होगा ये भी सेट नहीं है। थर्ड पार्ट भी सेट नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। तो आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं हमें उन्हीं का कलेक्शन चाहिए। वो हम आपसे कहें या किसी और पर्सन से कहें, वो आपके क्लास के ही लड़कों का कलेक्शन बनाएगा। मतलब ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ये जो कलेक्शन है हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम सेट कह सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट है सेट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स का हमें कलेक्शन बनाना है लेकिन लेस देन 100 मतलब 100 से कम। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, और 100 से कम का हमें कलेक्शन बनाना है मतलब 99 तक। तो 1 to 99 का ये कलेक्शन तैयार होगा। अब ये जो कलेक्शन है ये कोई भी इसे बनाएगा वो इन्हीं नंबर्स को लिखेगा अपने कलेक्शन में, मतलब 1 से 99। तो ये जो कलेक्शन है हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम सेट कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो भी क्या है? एक सेट है। ठीक है, उसके बाद सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमें गिवन है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। हमें मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का कलेक्शन बनाना है। तो हम जिन नॉवेल्स का नेम लिखेंगे
वो कौन मतलब कि उसने उन्हें तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही वो लिखी होंगी, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है ये भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें बाकी और कोई भी नॉवेल्स नहीं लिखनी, हमें सिर्फ उन्हीं नॉवेल्स का नेम लिखना है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। तो इस कलेक्शन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद 7th नंबर देखते हैं। 7th पार्ट में हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बनाना है, तो मतलब उसमें नेगेटिव इवन इंटीजर्स भी आ सकते हैं और पॉजिटिव इवन इंटीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन बनेगा ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल इवन इंटीजर्स ही लिखने हैं, ऑड या फिर कुछ और तो लिखना नहीं, वेल डिफाइंड है। तो ये जो कलेक्शन है ये भी क्या है, एक सेट है। 8 पार्ट देखते हैं। पार्ट 8, 8वें नंबर में हमें गिवन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें उनका कलेक्शन बनाना है। तो क्या ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? नहीं भाई, जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं हमें उन्हीं का कलेक्शन लिखना है। तो साफ तौर पर हमें पता चल रहा है कि ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। कोई भी अदर पर्सन ये कलेक्शन को बनाएगा तो वो चैप्टर के ही क्वेश्चंस को लिखेगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये भी क्या हो गया, सेट है। अब पार्ट 9 देखते हैं। 9 पार्ट में हमें गिवन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें उन एनिमल्स का कलेक्शन बनाना है जो मोस्ट डेंजरस हैं। अब मोस्ट डेंजरस की कोई डिफिनीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों से ही डरते हैं, कुछ हो सकते हैं वो कॉकरोच से भी डरते हैं। तो जो डेंजरस वर्ड है वो वेल डिफाइन नहीं है, मतलब सभी के लिए डेंजरस वर्ड अलग अलग मीनिंग रखता है। इसलिए ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है, इसलिए ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है, हम इसे सेट नहीं कह सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सेट में और आगे क्या सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए हमने सेट बनाना सीख लिया, हम समझ गए कि किस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे और किस कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो जो सेट है उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। देखते हैं वो कौन से मेथड हैं। मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट। सेट को लिखने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, या फिर हम जो जिस फॉर्म में सेट को लिखेंगे उस फॉर्म की इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं या रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म हो गया, जो पहला मेथड है वो हो गया रोस्टर फॉर्म। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में भी इसे रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसे हम समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं हिंदी में, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। अब देखते हैं हम से रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे सेट को लिखेंगे। देखिए सेट को लिखा जाता है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमें जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उनके हमें वॉवेल्स का कलेक्शन लिखना है, वॉवेल्स का सेट लिखना है। तो वॉवेल्स तो हम सभी लोग जानते हैं कौन कौन से वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम इस तरह से इनके वॉवेल को लिखेंगे, मतलब सेट हम लिखने जा रहे हैं वॉवेल्स का। तो ये जो भी हमने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू, इसे हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब उसके बाद हम ये जो सेट बना रहे हैं, मान लीजिए ये सेट तैयार हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे,
कर्ली ब्रैकेट से पैक कर देंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो सेट है उसमें हम सेट को जो लिखने के लिए हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, बाकी के जो ब्रैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल हम सेट लिखने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो सेट बना है इसे हम इंग्लिश के किसी भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसे ए से डिनोट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम एक सेट को लिख सकते हैं। अब जो मैंने ये सेट लिखा है ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है? तो ये जो मैंने सेट लिखा है ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है आप समझ गए। अब इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में देखिए सेट का नेम वैसे ही लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी ये जो AEIOU है इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अभी आपने देखा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये जो AEIOU हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर हम इन्हें एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, हिंदी में अवयव। ठीक, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इनको किसी एक वेरिएबल से लेट कर लेंगे। मतलब हम इन्हें यहाँ पर तो AEIOU है, हमने इसे मान लिया कि ये क्या है, x है। मतलब A भी x है, E भी x है, I भी x है, O भी x है और U भी x है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। अब ये कोलन का सिंबल लगाएंगे, ये 2 पॉइंट है, इसे हम कोलन बोलते हैं। कोलन का जो मीनिंग सेट में है वो होता है सच डैट। ठीक है, कोलन तो है ये, लेकिन हम इसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सच डैट। देखिए कोलन का भी अपना मीनिंग होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी डिफिनीशंस अभी तक लिखी होंगी। मान लीजिए हम लोग नाउन की डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, तो नाउन या किसी की भी डिफिनीशन लिखना है तो हमने उसकी हेडिंग डाली और इस तरह से कोलन लगा देते हैं। तो इस कोलन का मीनिंग होता है कि कोलन से पहले हमने जो वर्ड लिखा है, अब हम कोलन के बाद उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। तो यहाँ पर भी इसका यही मीनिंग है, कोलन से पहले हमने जो वर्ड लिखा है मतलब x, अब हम क्या करेंगे, x के बारे में डिफाइन करेंगे, x की डिफिनीशन लिखेंगे। तो x क्या है यहाँ पर, x तो हमने ये AEIOU को माना है और ये सभी क्या हैं, ये सभी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हैं उनके जो हैं वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी सेट लिखा है, ये जो मेथड है ये कहलाता है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा होगा कि जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी हमने एक लिस्ट लिख दी, मतलब लिस्ट तैयार कर दी। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने लिस्ट ना लिख करके हमने सिर्फ एक हेडिंग लिख दी, मतलब एक डिफिनीशन लिख दी। उससे हमें डिफाइन हो रहा है कि एक्चुअल में x है क्या, लेकिन हमने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे। ठीक है, तो इसलिए जो रोस्टर फॉर्म है उसे हम लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं, और जो मतलब कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसे हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी मेन प्रॉपर्टी को शो कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो मैं उस सेट को n से डिनोट कर रहा हूँ और इस तरह से लिख करके नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि इनका तो कोई एंड होगा नहीं, काउंटिंग नंबर्स का कोई एंड नहीं होता है। तो ये मैंने इस तरह से नेचुरल नंबर्स का सेट लिख दिया। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट लिखिए, तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। तो ये हो गया
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। अगर कहें कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एक्स। आप एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो x सच डेट x इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, जो पहले 5 नेचुरल नंबर है वही है। x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है और x5 भी हो सकता है। अब मान लीजिए हमें एक सेट गिवन है, एक सेट गिवन है, उसमें ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5, 6, 8 और हमें ये बताना है कि क्या इस सेट में 3 है या फिर इसमें 5 है। तो इस बात को हम लोग कैसे मैथ में सेट में लिख कर कैसे दिखाएंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको लिखने के लिए हम एक सिंबल का यूज करेंगे, वो है एप्सिलॉन। ये है सिंबल जिसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन सेट में इसका जो मीनिंग है वो होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है तो ये एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लेटर है, लेकिन यहाँ पर सेट में हम इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू कब आएगा, अगर कोई नंबर किसी सेट के अंदर है तब हम बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। जैसे आप लोगों से कोई अगर पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से आते हैं, तो आप अपना हो सकता है स्टेट का नाम बता दें या जहाँ पर भी रहते हैं उस एरिया का नाम, उस जगह का नाम बता दें। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का यूज हम तब यूज करेंगे जब वो जिस एलिमेंट की बात हो रही है वो उस सेट के अंदर होगा, प्रेजेंट होगा। और मान लीजिए वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तब हम किस सिंबल का यूज करेंगे, तब हम इस एप्सिलॉन को लिखने के बाद इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होगा वो होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, और एप्सिलॉन को इस तरह से कट कर दिया जाए तो उसे पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो इससे रिलेटेड ही हमें दूसरा क्वेश्चन गिवन है, तो आइए हम उसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक सेट गिवन है, उस सेट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये है इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, कह रहा इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब वो सिंबल हमें गिवन है जो अभी हमने अभी पढ़ा, ये एप्सिलॉन या फिर ये। तो हमें कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, दिस वन या फिर दिस वन, इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो हमें कुछ ब्लैंक स्पेस गिवन है और उसमें हमें ये वाला सिंबल इंसर्ट करना है या फिर ये वाला इंसर्ट करना है। तो इसका जो पहला जो पार्ट है वो देखते हैं। पहले पार्ट में हमें गिवन है 5 ब्लैंक स्पेस ए, मतलब क्या हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला या ये वाला। तो अभी आपने देखा ये जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, और इसका जो मीनिंग होता है वो डज नॉट बिलोंग टू। तो 5 सेट ए में है या नहीं है, तो देख सकते हैं आप 5 सेट ए में प्रेजेंट है, मतलब 5 सेट ए से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर ये वाले सिंबल का यूज करेंगे, यहाँ पर बिलोंग्स टू सिंबल का हम यूज करेंगे, इसे इंसर्ट कर देंगे। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, 8 गिवन है हमें, 8 और फिर ब्लैंक स्पेस ए। तो क्या 8 सेट ए में प्रेजेंट है,
आप देख सकते हैं 8 सेट ए में नहीं प्रेजेंट है, तब हम डज नॉट बिलोंग टू का यूज करेंगे। इस तरह से एप्सिलॉन को कट कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 8 ए से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर 5 ए में प्रेजेंट था, मतलब 5 ए से बिलोंग करता है। तो आगे के पार्ट्स में भी हमें इन्हीं सिंबल्स को ही इंसर्ट करना है। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अब तो ये बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। तो आप लोग खुद इसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब हमें कुछ सेट्स गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं और हमें उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। मतलब हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो पार्ट गिवन है वो है ए, ये सेट का नेम है ए, एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, और उसके बाद कंडीशन दी है एंड एक्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है -3 के बट लेस देन है 7 के, ठीक है। एक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन का भी साइन लगा है और इक्वल का भी साइन लगा है। तो हम इसे पढ़ते हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन 7। अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं ए और ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो स्टेटमेंट गिवन है उसे ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है बट लेस देन 7 है। मतलब एक्स -3 के बराबर है या उससे बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो पहला जो नंबर होगा वो हो जाएगा -3, फिर उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 7 से लेस देन है, मतलब 7 से छोटा है, इसलिए बस 6 तक आएंगे इसमें नंबर। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें गिवन है b इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये 6 नंबर में लिखा है, ठीक है। तो अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब x एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा सबसे पहले, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तो आएगा नहीं क्योंकि x 6 से छोटा है। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है c इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब x क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और जो इसमें डिजिट्स हैं उनका सम 8 है, ठीक है। तो चलिए लिख देता हूँ ये क्वेश्चन। x सच डैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8।
such that the sum of its digit is 8। तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है, उसे ध्यान से पढ़िए। कह रहा x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है। सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और इसके जो डिजिट हैं उनका सम 8 है। तो पहला नंबर 2 डिजिट वाला कौन सा होगा? वो हो सकता है 1 7, मतलब 17। यहाँ पर 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 26 होगा, फिर उसके बाद 35 होगा, फिर 44 होगा, 53, फिर 62, 71, और इसके बाद एक नंबर और आएगा, वो होगा 80। ठीक है, देखिए इन सभी नंबर्स में इनके डिजिट का सम 8 आ रहा है। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। चौथे पार्ट में हमें गिवन है D इज इक्वल टू x सच डैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x सच डैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब x एक प्राइम नंबर है और जो नंबर x है वो 60 का डिवाइजर है। मतलब ये जो भी x है उससे 60 कट जाता है। ठीक है, तो लेकिन वो x क्या है? प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए कन्वर्ट करते हैं इसे रोस्टर फॉर्म में। पहला नंबर क्या हो सकता है? प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर देता है, 60 को काट देता है, तो वो होगा 2, फिर 3, उसके बाद 5, इसके बाद और कोई प्राइम नंबर होगा जो 60 को डिवाइड करता हो। तो इसके बाद ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो। बस ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2, 3 और 5। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पाँचवें पार्ट में हमें गिवन है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर्स आए हैं उनका हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। देखिए, अच्छा यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का भी नहीं यूज किया गया और ना किसी वेरिएबल का यूज किया गया है। तो ये भी एक मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, मतलब सीधे सीधे हमने उसकी हेडिंग लिख दी। ये भी सही है, लेकिन इसे ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हम भी इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये गलत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ई और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर स्टार्ट किया। अच्छा, एक बात का यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, सेट को लिखते समय एक बात का और ध्यान देना है कि यहाँ पर सेट में रोस्टर फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। अगर रिपीट होंगे तो सेट क्या हो जाएगा, फिर पर्सन टू पर्सन उसका जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल था, उसमें क्या एक ही प्राइम मिनिस्टर का नाम 2 बार लिखेंगे या 3 बार लिखेंगे? तो ऐसा अगर कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस बात का याद रखें, इस बात को ध्यान रखें कि एलिमेंट्स रिपीट ना हों। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसके लेटर्स का सेट,
तो सबसे पहले आएगा T, फिर R, फिर I, उसके बाद G, N, O, M, E, और अब फिर उसके बाद T है, लेकिन T आ चुका है इसलिए दोबारा T नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर R है, R भी एक बार आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। और फिर उसके बाद आएगा Y। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका, उसके लेटर्स का रोस्टर फॉर्म में सेट। अगले देखते हैं अगला पार्ट क्या है। 6 पार्ट में गिवन है हमें F is equal to the set of all letters in the word better. The set of all letters in the word better। तो ये भी 5th नंबर की तरह क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसा 5th पार्ट था वैसे ही ये भी है सेम। तो आइए इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं F। अब तो हमें पता ही हो गया है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहला जो इसमें एलिमेंट आएगा वो होगा B, फिर E, T, और फिर से T है लेकिन दोबारा हम नहीं लिखेंगे। फिर E है, E भी आ चुका है। उसके बाद फिर R। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। तो आज हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।